हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को कनक स्टडी क्लासेस में। क्लास 8 का ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं आज, और यानी कि आप इसे एसएसटी कह सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के बारे में हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर आप हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, ताकि हमें भी थोड़ा, है ना, खुशी मिलेगा। और उन बच्चों तक ये वीडियो जाए जो पैसे के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें फ़ायदा क्या है क्लास में जुड़ने से? पहला कि आपको क्लास नोट्स जो है पूरी तरह से फ्री दिया जा रहा है। एमसीक्यू इसी वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा, है ना। वैसे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है ना, आप इस पर मैसेज करें, आपको एमसीक्यू पहुंच जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ हम उन बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं जो असमर्थ है पढ़ने के लिए। देखिए, हर घर में खाना हो चाहे ना हो, लेकिन मोबाइल जरूर रहता है ना। आटा हो या ना हो, डाटा जरूर रहता है। तो ये चीज आप, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और इसमें देखेंगे तो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर उसका नाम है संसाधन। ठीक है, तो आज हम संसाधन पढ़ाने वाले हैं। और आप सभी को ये जानकर भी खुशी होगा। सबसे पहले हम ये इंफॉर्मेशन इसका देते हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है भाई? कि भूगोल के जो जनक हैं वो कौन है? उनका नाम है इरेटोस्थनीज, है ना। और संक्षिप्त अगर परिचय नाम दिया जाए तो यहाँ पर देखिए, परिचय के बात किया जाए तो इरेटोस्थनीज है। जन्म इनका लगभग 276 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो क्या लिखा हुआ है? साइरिन, यानी वर्तमान में लीबिया है। ठीक है, देश का नाम बताए तो प्राचीन यूनान, जो कि ग्रीस था। उसके बाद अगर बात किया जाए उपाधि, जो भूगोल के जनक मानते हैं, फादर ऑफ द ज्योग्राफी कहा जाता है। ठीक है, एक चीज और, मुख्य योगदान इनका क्या रहा भाई, उसके बारे में जाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मुख्य योगदान है तो ज्योग्राफी यानी भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग किया, है ना। और पृथ्वी की परिधि का सटीक अनुमान लगाए थे इन्होंने, है ना। जो हम लोग पढ़ते हैं ना, कभी कभी गोल मान लेते हैं, है ना, तो कभी उसके विषुवत रेखा को नाप लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आगे प्रारंभिक विश्व मानचित्र बनाने में इनका योगदान रहा। मतलब कि जो विश्व मानचित्र बना उसमें इनका योगदान रहा, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रारंभिक जो स्टार्टिंग से इन्होंने बनाया उसके बारे में बताया। ठीक है, एशिया है, अफ्रीका है ना, यूरोप है, इस प्रकार से रहा। उसके बाद पृथ्वी की परिधि का अनुमान किस प्रकार से लगाया इन्होंने। ठीक है, अब आगे देखेंगे, है ना। इसमें पढ़ना क्या भाई, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही संसाधन है। और संसाधन में हम लोग देखेंगे कि संसाधन है क्या? एक ऐसा स्रोत जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। ठीक है, साथ ही साथ हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि आप कहीं घर से ट्यूशन जा रहे हैं या घर से कहीं स्कूल जा रहे हैं, तो आप उस संसाधन का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ संसाधन प्राकृतिक भी हो सकता है ना, और मानव निर्मित भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे संसाधन बहुत है। आप कितना का नाम लीजिएगा, डायरेक्ट पहले आते हैं। देखिए, संसाधनों का प्रकार अगर देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना। पहला जो है प्राकृतिक संसाधन, कहेंगे कैसे? ये संसाधन प्राकृतिक द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जैसे जल, वायु, मृदा, वन, खनिज, सूर्य का प्रकाश इत्यादि। ये प्राकृतिक के संसाधन है जो हमें कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक द्वारा जो प्रदान किए जाते हैं, जल, है ना। जल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो आता है वायु। वायु अगर हमें कुछ समय के लिए नहीं मिले तो हमारी जान भी जा सकती है ना। ये भी प्राकृतिक का दिया हुआ है जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। दूसरा है मृदा। मृदा का है तो मिट्टी, जिसको हम लोग कह सकते हैं, जिसमें हम लोग कृषि करते हैं, जिसपे रहते हैं हम लोग। अगला है वन और खनिज, सूर्य का प्रकाश, है ना। ये सब सारे जितने भी है सब प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो संसाधन मतलब समझ में आ गया, जो हमें उपयोग में, जो हम उसको उपयोग में ला सकते हैं, जिसको हम उपयोग कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन।
अच्छा आप बताइए, ये तो प्राकृतिक था। मानव निर्मित संसाधन क्या? मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन जो होते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे सड़कें, है ना, उसके बाद पुल, भवन, मशीनें, कारखाने इत्यादि जितने भी हैं ये सारे मानव निर्मित है। और ये इसको कौन करता है? मानव बनाता है। या फिर जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी से ही चलते हैं, वो मानव निर्मित है, मानव द्वारा ही उसको क्या किया गया है? बनाया गया है। उसके बाद हम आते हैं नवीकरणीय संसाधन। ये संसाधन प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त हो सकते हैं, जैसे जल, वायु, सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि जैविक संसाधन। जैसे मान लीजिए कि ये जो संसाधन नवीकरणीय संसाधन, इसको हम लोग दोबारा उपयोग में ला सकते हैं, है ना। जैसे जल के माध्यम से भी क्या किया जा सकता है? विद्युत तैयार किया जा सकता है। जल कभी खत्म नहीं होने वाला संसाधन है। उसके बाद वायु है। बताइए, वायु द्वारा हम लोग जिसे देखिए बड़ा बड़ा पंखा लगा हुआ है, उस क्षेत्र में लगा हुआ रहता है जहाँ पे 15 किलोमीटर से 15 किलो प्रति घंटा से लेकर के स्पीड और भी हवा आगे चलता जाए, है ना। 15 से कम 40 के बीच जो स्पीड हो हवा को हो, और उस समय ये पंखा का होगा चलेगा। जब ये पंखा चलेगा तो इससे बिजली का होगा उत्पादन होगा। बड़ा बड़ा फैन लगा हुआ रहता है ना, डायना रहता है। पवन ऊर्जा इसको कर सकते हैं, ठीक है। या फिर सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश कहने का मतलब है सोलर सिस्टम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? बिजली को उत्पादन किया जा सकता है। तो ये भी इस प्रकार से कहे तो नवीकरणीय एक संसाधन है। आगे अगर बात किया जाए अनवीकरणीय संसाधन, जो समाप्त तो हो जाएगा आने वाला समय में, इसकी समाप्ति हो जाएगी। एग्जाम्पल अगर बता दे तो जैसे देखिए यहाँ पे बात किया जाए अनवीकरणीय संसाधन, ये संसाधन सीमित मात्रा में होते हैं, समाप्त हो सकते हैं। जैसे कोयला को हम इतना नहीं यूज कर रहे हैं कि आने वाले हमारे पीढ़ी यानी पोता पोती जो भी होगी, पर पोता पर पोती, वो आने वाले समय में इसका इस्तेमाल शायद ही ना कर सके। काहे कि हम लोग इसको समाप्त की ओर ही लेके जा रहे हैं। अभी हम लोग संरक्षण नहीं कर सकते हैं, मतलब बचाव नहीं कर रहे हैं। इसके कारण ये आने वाले समय में संकट हो सकता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम ही देख लीजिए। पेट्रोल हम लोग बहुत ज्यादा, है ना, पेट्रोल है, डीजल है, मोबिल है ना, केरोसिन तेल है, इसका हम लोग एकदम धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं, समझ गए। अब इतना ना हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में हमारे पीढ़ी जो हमारे पोते पोती होंगे, हमारे नहीं आपके भी होंगे, वो भी यूज नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? आगे देखिए प्राकृतिक गैस या फिर प्राकृतिक गैस जैसे एलपीजी हो गया या नेचुरल गैस हो गया, है ना, जैसे सीएनजी हो गया, ठीक है। तो ये सारे चीज जो है आने वाले समय में अब समाप्त की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें संरक्षण करना बहुत जरूरी है, इसीलिए इनको अनवीकरणीय संसाधन में रखा गया, जो आने वाले समय में, है ना, कुछ सालों में, कुछ वर्षों में, कुछ करोड़, 1 करोड़ वर्ष या उससे कम भी अगर हो सके तो अगर समाप्त हो जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। आगे चलेंगे। अब देखिए यह संसाधन तो हम लोग समझ गए, है ना। अब इसके बाद देखिए जल संसाधन, पवन ऊर्जा संसाधन, सौर ऊर्जा संसाधन, पेट्रोलियम किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में आप लोग देखिए, देख रहे होंगे आराम से, है ना। या फिर देखिए खनिज में मतलब जानिए रहे कोयला, पेट्रोलियम से सारा चीज आ जाता है। उसके बाद अब आगे चलेंगे। अच्छा, वन संसाधन भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि वनों से निकाल करके लकड़ियां जो होती है वो हमारे तक आकर के न जाने कितने संसाधन बनती है। चाहे तो गेट लगा सकते हैं या फिर रेख उख लगा लेते हैं, या फिर हम लोग बड़ा बड़ा गाड़ी बनाने में, है ना, जैसे मान लीजिए कि जिसमें बड़ा गाड़ी है उसमें पेड़ का भी इस्तेमाल किया जाता है। सोचते हैं कि कितना टन तक एक पेड़ का कट्ठा जो होता है उसको भार सकते रहता है। आगे चलेंगे। अब अगला है इस स्मिथ एवं फिलिप्स के अनुसार, ठीक है, भौतिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रिया है जो मानव के उपयोग में आती है। अब एक चीज और इसमें जानने को मिल गया कि भाई ये तो बताइए, है ना, इसमें साहब कह रहे थे या फिलिप्स के अनुसार कह रहे थे कि भौतिक रूप से अगर संसाधन को बताया जाए तो वातावरण की प्रक्रियाएं हैं जो मानव के उपयोग में आती है। अब बताइए संसाधनों का वर्गीकरण किया गया। भाई ये क्या होता है? वर्गीकरण इसलिए किया गया ताकि आसानी से उसको पढ़ा जा सके या समझा जा सके। जैसे अगर बात करें जैव के बारे में, तो ये प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव होते हैं, इसीलिए इसको प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है।